झाबर सिंह खर्रा सर भी यहीं पर मौजूद हैं। साथ ही साथ पैनल डिस्कशन भी आज हम करने वाले हैं कोटपुतली बहरोड को लेकर। और देखिए झाबर सिंह सर को मैं बुलाऊं, लेकिन उससे पहले देखिए आज कोटपुतली का जिक्र हम करेंगे। आप सभी लोग यहीं पे उससे पहले मौजूद रहे क्योंकि भूपेंद्र सर अब अपने व्यस्ततम शेड्यूल से वक्त निकालकर ज़रूर यहाँ आए थे, लेकिन अब उनको कुछ काम है और आवश्यक कार्य के चलते उनको यहाँ से जाना पड़ा है। लेकिन हम बात करते हैं झाबर सिंह खर्रा सर को बुलाऊं उससे पहले मैं मनीष सर की बात कर लेती हूँ, क्योंकि मनीष सर सालों से एक लंबे अरसे से पत्रकारिता में हैं और पत्रकारिता में झंडे गाड़ रहे हैं। और इसीलिए मनीष सर के लिए एक बार, क्योंकि आज जब चैनल हेड के तौर पर बतौर वो यहाँ पर मौजूद हैं, जी राजस्थान उनके निर्देशन में लगातार नंबर 1 बना हुआ है, तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आप सभी से अनुरोध है तालियों से उनका एक बार स्वागत करते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। झाबर सिंह खर्रा सर को मैं पोडियम पर बुलाना चाहूंगी। सर कृपया अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। जोरदार तालियां झाबर सिंह खर्रा सर के लिए। सर पोडियम पर पधारें। जी राजस्थान के एक कदम विकास की ओर कार्यक्रम में अभी मंच पर हमारे साथ उपस्थित भारत सरकार में वन पर्यावरण मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी यादव साहब, जी राजस्थान के प्रदेश के मुखिया जी, हमारे बानसूर के विधायक देवी सिंह जी, विराटनगर विधायक कुलदीप जी, पूर्व विधायक गुजर जी, हमारे जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित उपस्थित सभी सज्जनों और देवियों, आपका जी राजस्थान के एक कदम विकास की ओर कार्यक्रम में स्वागत। ये कटु सत्य है कि चाहे हम व्यक्ति की बात करें, किसी गांव की बात करें, किसी कस्बे की बात करें, शहर की बात करें, नगर की बात करें, महानगर की बात करें, जिले की बात करें, प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, इनमें आगे बढ़ने के लिए विकास बहुत आवश्यक होता है। और पिछले 12 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर हम निष्पक्ष होकर विचार करें तो विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जिस प्रकार की उपलब्धियां भारतवर्ष ने हासिल की हैं, एक समय था जब विश्व में कोई नई बीमारी या महामारी आती थी, दुनिया का कोई न कोई देश उसकी दवा खोजता था और वो दवा न्यूनतम 25-30 साल बाद भारत तक पहुंच पाती थी। चाहे एंटीबायोटिक दवा की खोज हो और चाहे पोलियो के ड्रॉप्स की खोज हो, पूरी दुनिया में उसके वितरण के 30 साल बाद वो भारत आ पाई थी। पहली बार 2019 में जो विश्वव्यापी एक महामारी आई, उस महामारी का सबसे विश्वसनीय
दवा अगर किसी देश ने ईजाद की तो उस देश का नाम था भारतवर्ष। और पहली बार दुनिया ने भारत के वैज्ञानिकों का लोहा माना और भारत में निर्मित उस कोरोना के दवा का पूरी विश्व में मांग रही। संपन्न देशों को हमने कीमतन वो दवा उपलब्ध करवाई और जो गरीब देश थे उनको भारतवर्ष ने मुफ्त में भी वो दवा उपलब्ध करवाई। बात करें हम तकनीकी की, एक समय था जब हम तकनीकी के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए थे और विशेष रूप से सैनिक साजो सामान के उत्पादन के मामले में भारत पूर्ण रूप से आयात पर निर्भर रहता था। आज स्थिति यह है कि चाहे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के निर्माण का मामला हो, चाहे अत्याधुनिक हथियारों के निर्माण का मामला हो, भारत ने तेजी से विकास किया और उसका सुखद परिणाम ये रहा कि दुनिया के दर्जनों देश लाइन लगाकर भारत में उत्पादित सेना के काम आने वाले वो एयरक्राफ्ट और साजो सामान खरीदने के लिए बेताब हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही इसका एक दूसरा पहलू भी हमें सोचना पड़ेगा। दुनिया के कुछ देश जिनकी आर्थिक मजबूती केवल और केवल मात्र सैनिक साजो सामान के निर्माण और उसके निर्यात से थी, वो भारत की इस उपलब्धि को पचा नहीं पा रहे हैं और वो अलग अलग माध्यमों से इस राष्ट्र में अराजकता का वातावरण निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं प्रदेश के साथ साथ देश के सभी निवासियों से यह अनुरोध करूंगा कि कृपया गंभीरता से इस पर विचार करें और उन नापाक इरादों को नेस्ता नाबूद करने में हर तरह का प्रयास कर उन्हें असफल करने में सफलता प्राप्त करें, ताकि हमारा ये राष्ट्र इसी प्रकार उन्नति और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे। साथ ही पिछले 2.5 साल में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने भी राजस्थान की जितनी मूलभूत समस्याएं थी, चाहे वो जल से संबंधित हो, चाहे वो विद्युत से संबंधित हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हो, चाहे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले पेपर चोरी और सामूहिक नकल का कारण हो, चिकित्सा शिक्षा जैसे क्षेत्र हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे गरीब कमज़ोर वर्ग हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान सरकार ने सराहनीय काम नहीं किया हो। जल के क्षेत्र में लेकर वर्षों से लंबित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी दिखाई गई और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उन्हें धरातल पर उतारने में राजस्थान सरकार पूरे प्राण प्रण से जुटी हुई है। विद्युत के क्षेत्र में भी राजस्थान विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने वाला है और राज्य सरकार का अभिमत है कि 2027 में पूरे प्रदेश के किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली दी जाए और घरेलू उपभोक्ताओं को भी बिना किसी प्रकार के विघ्न के विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो। इसके साथ ही युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले जितने भी लोग थे, जितने भी गिरोह थे, उनके खिलाफ भी राजस्थान सरकार ने कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें कानून के शिकंजे में
कसकर जेल के सकीचों तक पहुंचा है और आने वाले समय में ये काम निरंतर जारी रहेगा। मैं निवेदन करना चाहूँगा, अभी आपके सामने कुछ ऐसे महानुभावों को सम्मानित किया गया, ऐसी संस्थाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, पशु सेवा के क्षेत्र में, वृक्षारोपण के क्षेत्र में या अपने दूसरे कामों में उल्लेखनीय कार्य किए। साथ ही मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि हमारे यहाँ सामान्यतः समाजों में, गांवों में एक प्रवृत्ति है, कोई भी व्यक्ति कोई जब अच्छा काम करना शुरू करता है तो शुरू में तो उसे लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं, उसे सनकी कहकर संबोधित करते हैं, दूसरे वाक्य भी प्रयोग करते हैं, लेकिन जब वो धीरे धीरे जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ता है और उस लक्ष्य में निरंतर सफलता प्राप्त करता है और फिर इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से उनके द्वारा किए गए सेवा कार्यों को मान्यता मिलती है, तब जाकर लोगों के दिमाग में ये बात आ पाती है कि वास्तव में इसने समाज सेवा का कोई उत्कृष्ट कार्य किया है। तो मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि आज पूरे विश्व की मानवता के सामने जो 2-3 बड़े संकट हैं, जिसमें जलवायु परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जल संकट होने को, तो हमारी इस धरा का कुल जितना क्षेत्रफल है उसके कुल क्षेत्रफल के 71% भू क्षेत्र में जल ही जल है। केवल मात्र 29% भूभाग ऐसा है जिसमें हमारी खेती की ज़मीन भी है, रहने के आवास भी हैं, पहाड़ भी हैं, जंगल भी हैं, नदी भी हैं, नाले भी हैं। लेकिन जितना जल इस धरा पर उपलब्ध है उसका 97.5% जल केवल और केवल मात्र समुद्री खारा जल है, जो हमारे ना खेती के काम आ सकता है ना पीने के काम आ सकता है। और शेष बचे 2.5% जल में से भी 1.5% जल वो है जो ग्लेशियर के रूप में, बर्फ के रूप में संरक्षित है, और 1% जल सतही जल और भूमिगत जल के रूप में हमारे सामने उपयोग के लिए उपलब्ध रहता है। ऐसे में आने वाले समय में जल संकट गहरा है। उससे पहले अभी राजस्थान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वंदे गंगा जल संरक्षण महाअभियान, जन अभियान की शुरुआत 2026 भी की, 2025 में भी की। जल संरक्षण अभियान पहले से भी चल रहे हैं। अब समय आ गया है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को इस बारे में जागरूक होकर जल संरक्षण के क्षेत्र में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने की आवश्यकता है, ताकि हम हमारे आने वाली पीढ़ी को एक सुखद और बेहतर भविष्य देकर जाने में सफलता प्राप्त करें। दूसरा संकट ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ते तापमान की वजह से उत्पन्न हुआ है। जिस तेजी के साथ जंगल घटे हैं वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ी है। कहने को तो हम अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा और शिक्षित मानते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि सैकड़ों साल पहले हमारे जो बुजुर्ग, चाहे वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो हमसे कहीं बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, जिन्होंने प्रकृति की हर चीज़ को किसी न किसी रूप में, चाहे वृक्ष को देवता के रूप में मान्यता दे रखी हो, जल को देवता के रूप में मान्यता दे रखी हो, पर्वत को पर्वत देव के रूप में मान्यता दे रखी हो, उन सब का प्रयास ये था कि इनको किसी न किसी प्रकार धार्मिक भावनाओं से जोड़कर आने वाली पीढ़ियों के मन में इनके संरक्षण के प्रति भाव पैदा करें। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि पिछले 60-70 साल में जिस तेज़ी से भौतिकवाद का प्रसार हुआ, ये विचार धीरे धीरे पीछे चला गया और अंधाधुंध पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हुई और उसका दुष्परिणाम सामने आना शुरू हुआ। वैज्ञानिक तथ्य ये कहते हैं कि अगर
52 डिग्री से ऊपर तापमान जाना शुरू होगा तो आपके परिवार के बालक और किशोर सदस्यों के मन मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा, उसका दिमाग पिघलना शुरू हो जाएगा। और युवा और प्रौढ़ लोगों पर भी अगर 53-54% तापमान बढ़ गया तो उनका दिमाग भी पिघलना शुरू हो जाएगा और उसके दो ही परिणाम होंगे, या तो जीवन भर विकलांग होकर पैर घसीटते रहो या भगवान को प्यारे हो जाओ। ऐसे में अब समय आ गया है कि हम इस असंतुलन को समाप्त करने के लिए, वैसे तो 65-66 साल से सरकार के स्तर पर हर साल वृक्षारोपण का कार्यक्रम होता रहा है, लेकिन अभी गत वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से एक आह्वान किया था कि देश का प्रत्येक नागरिक एक पेड़ अपनी माताजी के नाम से जरूर लगाए। राजस्थान में भी हरियाणा और राजस्थान के अंतर्गत कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप लोगों ने पौधारोपण करना तो शुरू कर दिया, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भाव को पूरी तरह समझ नहीं पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक पेड़ माताजी के नाम का अर्थ ये था कि जब भी कोई बालक हो, किशोर हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अपनी माताजी के नाम से पेड़ लगाए तो वो पौधारोपण करते समय उसके मन में ये ख्याल आए कि जब मैं अबोध अवस्था में था, पेट के बल रेंगना भी नहीं जानता था, उस स्थिति में मेरी माताजी ने मेरी किस प्रकार देखभाल की, किस प्रकार अंगुली पकड़कर मेरे पैरों पर लड़खड़ाते हुए मुझे चलना सिखाया, किस प्रकार मेरे को उन्होंने स्वावलंबी बनाया। वैसे ही माताजी के नाम से जो पेड़ लगाएं वो जब तक वृक्ष के रूप में फलीभूत नहीं हो तब तक आपकी माताजी ने शिशु काल में आपकी देखभाल की थी, वैसे ही उस पेड़ की देखभाल करके उसे वृक्ष के रूप में परिणित होने में सहयोग करें, तभी एक पेड़ अपनी माताजी के नाम लगाने का सही सौभाग्य और सही सफलता मिलेगी। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सौपन है कि आज़ादी के 100 साल पूरे होने से पहले पहले भारत दुनिया का सबसे स्वावलंबी और आत्मनिर्भर राष्ट्र बने, दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बने, दुनिया का सबसे सुदृढ़ राष्ट्र बने, दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बने और दुनिया में सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाले राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाए। उस सब के लिए हमें संकल्प लेकर इसमें सहयोग करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले समय में हमारा राष्ट्र पूरे विश्व में एक अपनी अलग आत्मनिर्भर और स्वावलंबी राष्ट्र की पहचान बनाने के साथ साथ विकसित और सुदृढ़ राष्ट्र की पहचान भी बना सके और हम हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक सुखद और सुनहरा भविष्य देकर जाने में सफलता प्राप्त कर सकें। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी निश्चित रूप से इस दिशा में विचार करके सहयोग करेंगे और विकासशील राजस्थान को विकसित राजस्थान और भारतवर्ष को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारतवर्ष, विकसित भारतवर्ष, सशक्त भारतवर्ष, सबल भारतवर्ष और सबसे विकसित भारतवर्ष और सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाले भारतवर्ष के रूप में परिणित करने में अपना सहयोग देने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।